प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस विज्ञान के वीडियो में हमने पूर्व में आप सभी को जानकारी दिया था जैव विविधता एवं वर्गीकरण में हम किस प्रकार से समूह बनाते हैं और उनका वर्गीकरण क्यों किया गया, इसके बारे में हमने पूर्व वीडियो में जाना था। और जो कैरोलस लिनियस था उन्होंने किस प्रकार से वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो आइए हम आज देखते हैं कि कैरोलस लिनियस का जो वर्गीकरण था उसके पश्चात जो है RH व्हिटेकर ने किस प्रकार से अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो आइए हम स्क्रीन पर देखते हैं। तो लिनियस की जानकारी के दायरे के अनुसार जो है कोशिकाओं और उनकी आंतरिक संरचना को दर्शाने में वह असमर्थ रहे। तो जैसे जैसे सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता बढ़ती गई और नए नए सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार होते गए तो कोशिकाओं के बारे में और अत्यधिक जानकारी मिलती गई और वर्गीकरण करने में और सरलता महसूस की गई। तो इसी के आधार पर RH व्हिटेकर नाम के एक वैज्ञानिक ने 1969 में एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इनके जो वर्गीकरण था उनका एक नया तरीका था, नई खोज थी। तो व्हिटेकर ने संपूर्ण जो जीव जगत था उनको 5 जगत में वर्गीकृत किया गया और इनका जो मुख्य आधार था वर्गीकरण का, तो पहला आधार था इसका केंद्रक झिल्ली के अनुपस्थिति व उपस्थिति, है ना, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। जो मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जिसमें जो केंद्रक झिल्ली है वह अनुपस्थित होती है, अर्थात जो केंद्रक है वो विकसित प्रकार की नहीं होती है। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं के बारे में बताया था कि जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, अर्थात केंद्रक मौजूद होते हैं और विकसित प्रकार के होती हैं, ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। दूसरा उन्होंने आधार बनाया संगठन का स्तर। संगठन का स्तर का मतलब था कि जीव जो है एकोष्कीय है या बहुकोशिकीय है। जैसे हमने अमीबा पैरामीशियम की बात की तो वो एकोष्कीय है और हम सामान्य तौर पर देखें तो विभिन्न प्रकार के जानवर को ना लेकर मनुष्य को देखें, मनुष्य है, गाय है, बकरी है, ये बहुकोशिकीय जीव है, अर्थात बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तीसरा उन्होंने आधार बनाया पोषण प्राप्त करने की विधि को, अर्थात वो पोषण कैसे, भोजन कैसे प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करने का उनका तरीका कैसा है, कि वह स्वपोषी है या विषमपोषी है, उनको उन्होंने आधार बनाया और आधार बनाकर उन्होंने अपना यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और व्हिटेकर का जो वर्गीकरण है, आइए आगे की ओर देखते हैं व्हिटेकर का वर्गीकरण किस प्रकार से उन्होंने। तो 5 जगत का जो प्रणाली था अधिक विकसित प्रतीत होती है क्योंकि उन्होंने जो आधार बनाया था अपना कोशिकाओं का जो संगठन का स्तर देखकर, ठीक, और पोषण प्राप्त करने की विधि, तो ये इनका जो वर्गीकरण था वो काफी सराहनीय था और उसी के आधार पर उनका वर्गीकरण को सबसे ज्यादा मान्यता मिला था। जीवों की विविधता और अधिक बेहतर तरीके से इनके वर्गीकरण में विचार किया जा सकता है। प्रणाली जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली था वो संपूर्ण जीव जगत को 5 जगत में वर्गीकरण करने में सक्षम भी है। तो पहला इनका जगत था जगत मोनेरा, दूसरा था जगत प्रोटिस्टा, तीसरा है जगत फंजाई, उसके बाद जगत प्लांटी, जगत एनिमिलिया। अब सबसे पहले हम इसको यदि रेखा चित्र के आधार पर देखें तो रेखा चित्र के आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे पूरे जगत को, क्योंकि हमने जीव जगत की बात किया है तो सजीव की श्रेणी में आने वाले हैं। तो सजीव की श्रेणी में वो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि 2 कोशिकाओं को वर्गीकृत किया। पहले 2 कोशिकाओं को लिया, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को 2 भागों में बांटा। उसके बाद प्रोकैरियोट में ऐसे जीवों को रखा जो एक कोशिकीय था, ठीक है, प्रोकैरियोट में गए तो केवल एक कोशिकी था। अब एक कोशिकी के अंतर्गत उन्होंने एक जगत बनाया, वो था मोनेरा जगत, है ना। तो एक कोशिकी के अंतर्गत एक जगत बनाया था मोनेरा जगत। उस जगत में पूरे जीव एक कोशिकी था। जैसे उदाहरण के लिए जीवाणु को ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम भाग पे जाए तो प्रोकैरियोट जो कोशिका का वो था संगठन, उसके आधार पर तो एक कोशिकी और बहुकोशिकी इसमें दोनों आते थे। तो कई प्रकार के जो जैसे अमीबा की बात करें तो अमीबा में जो केंद्रक था विकसित प्रकार का था, बल्कि एक कोशिकी था परंतु उसमें विकसित प्रकार के
केंद्रक पाए जाते थे और केंद्रक झिल्ली मौजूद थे। तो उन्होंने क्या किया, एक कोशिकी को प्रोटिस्टा जगत में रखा और दूसरा उन्होंने बहुकोशिकी जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं, जैसे पादप की बात करें और जंतु की बात करें तो पादप कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है ना, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से कोशिका भित्ति और सहित वाला और कोशिका भित्ति रहित वाला, ऐसा दो उन्होंने वर्ग बनाए, है ना। ये संगठन का स्तर के आधार पर उन्होंने रखा। फिर कोशिका भित्ति वाले में यह देखा गया कि वास्तव में वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कि नहीं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वो सक्षम है या नहीं है। तो उन्होंने पहले क्या किया कि प्रकाश संश्लेषण अक्षम वाले को, अर्थात जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, एक श्रेणी में रखा। दूसरे श्रेणी में उन्होंने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है अर्थात जो सक्षम होते हैं उनको एक श्रेणी में रखा। अब आगे उसमें उन्होंने वर्ग बनाया, तो जगत बनाया। तो जगत कौन कौन सा था, फंजाई जगत, है ना, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। फंजाई जगत मतलब आपको राइजोपास ले सकते हैं, मशरूम है आपका एक उदाहरण करें, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अब एक जगत और बनाया जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उनको प्लांटी जगत में लगा। सामान्य तौर पर देखें तो प्लांट मतलब होता है पौधा। तो उन्होंने ऐसे जीवों को जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं संचालित होती है। तो उदाहरण के लिए हम बरगद का पेड़ ले सकते हैं, नीम का पेड़ ले सकते हैं, इसके श्रेणी में रखा। अब दूसरा जो कोशिका भित्ति रहित वाला था, अर्थात जो जंतु था, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो ऐसे जीवों को उन्होंने एक जगत में रखा, उनको कहा गया एनिमिलिया जगत, ठीक है ना। उदाहरण के लिए हम कोई भी जंतु को ले सकते हैं, है ना, जानवर है, मनुष्य है, आदि जो जानवर है उनको ले सकते हैं। अब ये पूरा जो आप रेखा चित्र देख रहे हैं, है ना, लाइनियर जो स्टेप बना हुआ है, इसके आधार पर हम ये इनके जो लक्षण है, कैरेक्टर है, उनको हम आसानी से समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से, जैसे मोनेरा जगत की हम बात करें तो उसमें कैसे जीव, तो एक कोशिकीय जीव को रखा गया है ना, और एक कोशिकीय जीव और ऐसे जो प्रोकैरियोट जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित हो, अर्थात एक कोशिकीय और झिल्ली रहित केंद्रक यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के अंतर्गत। तो थोड़ा बहुत हमारा जो लाइनियर जो स्टेप है उनके आधार पर इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। फिर वैसे हम आगे की ओर इसके लक्षण की बात करें तो क्या क्या है इसके लक्षण। पहले जब चलते हैं मोनेरा जगत की बात करते हैं। मोनेरा जगत में देखते हैं तो किंगडम मोनेरा, तो पहला इसका लक्षण यह है कि ये एक कोशिकीय है। दूसरा, इसमें जो झिल्ली रहित केंद्रक यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वाले जीव इसमें आते हैं। हमने पूर्व में ही रेखा चित्र में बात किया था। यह जगत जो है स्वकोषी विषमकोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तीसरा, इसका हम देखें तो झिल्ली के इनके चारों ओर कोशिकाएं भित्ति होती है, पाई जाती है, ठीक है। चौथा, इसका जो लक्षण था कि कोशिका की भित्ति से भिन्न प्रकार की होती थी, है ना। पौधे की जो कोशिका भित्ति है और इसकी कोशिका भित्ति भिन्न प्रकार की होती थी। अतः मुख्यतः जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो मिश्रण होता है उनका बना होता है, ठीक है। तो जीवाणु व एनीबिना इनका एक उदाहरण है। आगे इसमें देखें तो 1 ग्राम जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें लगभग 1 अरब या लगभग 1 मिलीलीटर ताजे दूध में 30 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। एक शोध कार्य से पता चला हुआ है, ठीक है। आगे इसमें देखें तो इसका उदाहरण है कोलाई है, ई कोलाई, बैसिलस एंथ्रेसिस है, साइनोबैक्टीरिया एनीबिना जिनको कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। आगे हम अगला जगत की बात करें, प्रोटिस्टा जगत। जगत प्रोटिस्टा की बात करें तो जगत प्रोटिस्टा में हम देखें तो जगत प्रोटिस्टा के सभी जीव जो है कोशिकीय होंगे, क्योंकि ये आपका यूकैरियोटिक के अंतर्गत आती है, लेकिन इसमें विकसित प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये केंद्रक झिल्ली सहित रहता है ना, यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। दूसरा इसका आता है कि जगत में जो स्वपोषी है विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और तीसरा इनका है कि जीवन की जो सभी क्रियाएं हैं एक ही कोशिका में संपन्न होते हैं, क्योंकि एक कोशिकीय था, क्योंकि आपका यूकैरियोटिक को 2 भागों में बांटा गया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है। तो इसमें विकसित प्रकार का जो केंद्रक है इसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया।
अगला जो जगत है हम उसकी बात करें, इसमें प्रोटिस्टा जगत में अमीबा का उदाहरण है, एंडमीबा, पैरामीशियम, मैंने पूर्व में इसका बात किया था। अगला इसमें बताया गया है कि प्रोटिस्टा और मोना जगत अलग अलग किया जा सकता है, ऐसा ठीक है। हम जगत फंजाई की बात करें तो जगत फंजाई, मैंने कवक की बात किया था, तो कवक, अधिकांश जो कवक होते हैं वो तंतुमयी होते हैं और तंतुओं के कारण ये जाल बनाते हैं। जाल को हम माइसिलिया या माइसिलियम कहते हैं। दूसरा इसका देखें तो ये कोशिकीय और बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक विषम प्रकार की हो सकती है, ठीक है। और तीसरा इनका जो लक्षण था, कोशिकाओं में हरित लवक की अनुपस्थिति होती थी, अर्थात नहीं पाया जाता था। इनका कुछ उदाहरण है, म्यूकर है, ईस्ट है, एग्रिकस है, राइजोपास है, एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, ये इत्यादि जो है इनके फंजाई जगत के उदाहरण है, ठीक है। आगे इसमें हम इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो राइजोपास, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये इसके कुछ उदाहरण है। और ये अधिकतर जो है जैसे नमी वाले स्थान पर ज़्यादा हमको मिलता है। बरसात के दिनों में जो चमड़े होते हैं, चमड़े का जूता, वो उस पे पाए जाते हैं। कभी कभी अचार में भी जाली की संरचना सफेद सफेद दिखाई देता है, कभी कभी ब्लैक कलर में होता है ना, कुकुरमुत्ता है। और ये सहजीवी और मितोपजीवी परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं। जो कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं उनको हम भोजन के रूप में लेते हैं। और कुछ जो कवक है जैसे ईस्ट है, उनका ब्रेड बनाने के लिए या बियर बनाने के लिए भी उपयोग की जाती है ना। कुछ कवकों में जो ऐसे गुण भी पाए जाते हैं जो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, अर्थात प्रतिजैविक, जिनको हिंदी में कहा जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि लाइकेन और कवक और शैवाल सहजीविता का मतलब होता है कि जो साथ साथ अपना एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए, साथ साथ जो जीवन यापन करने की जो क्रिया है वो सहजीविता कहलाती है। और सहजीविता से बना एक समुदाय है लाइकेन, कवक और शैवाल, ठीक है। इसमें दोनों जीव इतनी घनिष्ठता से आपस में जुड़े होते हैं कि जीव एक ही जीव प्रतीत होते हैं। और शैवाल की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बने भोजन का उपयोग कवक कर लेते हैं और कवक द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण का जो उपयोग है वो शैवाल कर लेता है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को बिना किसी तरह से क्षति पहुंचाए अपना भोजन बनाने का काम करते हैं। और हमको पूर्व में ही ज्ञात है, हमने पिछले क्लास में यह देखा था कि जो लिटमस होता है, लिटमस पेपर जिनको कहा जाता है, हम अम्ल और क्षार का जो अवलोकन करते हैं इसी लाइकेन से बनते हैं, ठीक है। अगर हम जगत की बात करें तो जगत प्लांटी, नाम से स्पष्ट है, मैंने पहले बताया था रेखा चित्र के द्वारा कि प्लांटी जगत अर्थात प्लेनेट है ना, प्लांट। तो प्लांटी जगत का मतलब होता है कि पादप, प्लांट मतलब पादप, ठीक है ना। तो पादप जगत में इसमें बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक वाले कोशिकाएं होती हैं, अर्थात बहुकोशिकीय होते हैं। और ये अधिकांश जो कोशिकाएं होती हैं इसमें हरित लवक पाए जाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए ये स्वकोशी कहलाते हैं। और इनकी जो कोशिकाएं भित्ति, कोशिका भित्ति, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। जैसे हमने पूर्व में पेप्टोग्लाइकान की बात किया था जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से आपका जो जगत प्लांटी है इसका 3 जो लक्षण है, ये हमारा चौथा, ठीक है। आप इसमें कुछ उदाहरण भी देख रहे होंगे, स्पायरोगायरा है, फ्यूनेरिया है, मार्केंसिया है, फन है, साइकस है, नीम है, नारियल है, नागफनी है, ये जो है जगत प्लांटी के अंतर्गत आने वाला है। ये सारे पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, अर्थात ये स्वकोशी कहलाते हैं। और विंटेकर ने शैवालों को भी प्लांटी जगत में शामिल किया है, क्योंकि कुछ ऐसे भी शैवाल हुए हैं जिनके जो रंग है वो हरे होते हैं और शरीर जड़, तना और पत्ती में भोजन नहीं किया जा सकता। बारिश के दिनों में ये नदी और तालाब में शैवाल जो है मौजूद होते हैं और कभी कभी फर्श में भी आ जाते हैं, है ना, और जमी हुई दिखाई देते हैं। इनको सामान्य भाषा में हम काई के नाम से जानते हैं शैवाल को, ठीक है। और फ्यूनेरिया की बात करें तो फ्यूनेरिया होता है, मांस भी बोलते हैं उनको। मुख्य रूप से ये पत्तियां तथा जड़ जैसी संरचना बनाते हैं, जैसे डायग्राम पे आपको दिखाई दे रहा है फ्यूनेरिया का, ये फ्यूनेरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये फ्यूनेरिया है और ये पत्तियां और जड़ जैसी संरचना होती है। और इनके जो राइजोइड्स है वो चट्टानों में चिपके रहते हैं, है ना, और जल और खनिज लवण का शोषण करने का काम करते हैं। और इस तरह जो ये पौधा है ये
जो समूह में आते हैं। आप 11th-12th में जैसे जाएंगे तो 11th-12th में आपको ये ब्रायोफाइट्स के बारे में और अधिक जानकारी आपको मिलेगी। इस समूह के जो उदाहरण कुछ और भी हैं, जैसे रिक्सिया है, मार्केंसिया है। आपको मार्केंसिया का जो डायग्राम है ये इस प्रकार से मार्केंसिया आपको दिखाई देगा। और फर्न की बात करें तो फर्न एक अन्य प्रकार का जो पौधा है, अपने परिवेश में ढूंढने का प्रयास इसको कर सकते हैं, है ना। टेरिडोफाइटा है और इस वर्ग का पौधा है। ये पादप जो है पुष्पी पादप होते हैं, है ना, और शरीर का विभाजन होता है इसका पुष्प के समान फर्न जो है, और इसका जो जड़ा तना और पत्ती में विभाजित होता है, और ये सहन ऊतक भी इसमें पाया जाता है। और इस वर्ग के जो पादप अपुष्पी भी हो सकते हैं और इसमें बीज ऊतक नहीं होते हैं। मार्सिलिया इस समूह का एक अन्य उदाहरण है, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं तो आपने अमरबेल एक पौधा का नाम सुना होगा। तो अमरबेल जगत प्लांटी का एक सदस्य है और ये एक परजीवी है ना। ये किसी अन्य पौधे पर लिपट कर अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। और इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। पर्णहरित का मतलब मैंने पूरा बताया था, हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोफिल, उसी को हम पर्णहरित भी कहते हैं। तो यह अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता है अमरबेल, इस कारण से इसको परजीवी कहा जाता है, ठीक है। आगे इसमें देखें तो पादप जगत के वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण जो बात था, पादप जगत में हम यदि वर्गीकरण की बात करें तो उसका एक महत्वपूर्ण जो आधार था वो पुष्प था। पुष्प के आधार पर कि कौन सा पौधा पुष्पी है और कौन सा अपुष्पी है, उसके आधार पर हम 11th-12th में इसका फार्मूला भी पढ़ते हैं, है ना। तो उसमें हमने फार्मूला के आधार पर ये जानते हैं कि ये किस प्रकार से अलग अलग अपुष्पी और पुष्पी होते हैं। तो पुष्पी पौधे के अंतर्गत देखें तो इसमें कुछ बीज आवरण रहित होता है, अर्थात बीजों में उसका आवरण नहीं पाया जाता, जिनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है ना। और बीज और बीज आवरण सहित होता है, अनावृत एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो एंजियोस्पर्म को और दो भागों में बांटा गया है, उसमें एक द्विबीजपत्री आता है और एक बीजपत्री आता है। तो द्विबीजपत्री में चना, मटर, मूंग इत्यादि को, जिनकी जो जड़ें होती है मूसला जड़ होती है, और पत्तियों में जलिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। आप पत्तियों को देखेंगे तो पत्तियों का जो नीचे स्तर पर आपको दिखाई देगा तो जलिकावत उसमें शिरा विन्यास पाया जाता है। और एक बीजपत्री में यदि एक बीजपत्री की बात करें तो इसमें जो जड़ें हैं वो अपस्थानिक होती है ना। और पत्तियों में जो समांतर शिरा विन्यास का इसमें अधिकतर पाई जाती है, जैसे गेहूं है, मक्का है, ये आदि की हम बात करें तो ये पुष्पी पौधों का वर्गीकरण का एक आधार है। इस प्रकार से हम पौधों का जो वर्गीकरण है हम कर सकते हैं। अब अंतिम हम 5वां जो जगत में आते हैं तो इस जगत का नाम है जगत एनिमिलिया। जगत एनिमिलिया में देखें तो इस जगत के जो जीव है बहुकोशिकीय और यूकेरियोट कोशिकाएं वाली होती हैं और विषम प्रकार की होती हैं। कोशिकाओं के जो चारों ओर है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती क्योंकि जंतु कोशिका है। हमने पूर्व में जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन किया है। तो इसमें जो हरित लवक है, हरित लवक नहीं पाया जाता। अंतर्ग्रहण करने का जो पोषण का विधि अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। भोजन को ग्रहण करने के लिए वे एक विशेष रंग पाए जाते हैं। तितली में रस चूसने का नली होती है, मनुष्य में मुंह होता है, पक्षियों में चोंच होती है भोजन ग्रहण करने के लिए। तो और अधिकांश जो जंतु हैं प्रजनन अंग पाए जाते हैं इसमें। जैसे हम मनुष्य की बात करें तो इसमें पैर होता है प्रजनन करने के लिए, ठीक है। और इसके कुछ उदाहरण है, जैसे उदाहरण के लिए साथ साथ हम चित्र की देख लें, है ना। तो हमारे पास कुछ चित्र है, हाथी है, ड्रैगन फ्लाई है, तोता है, चपटा कृमि है, जोंक है, मछली है, घोंघा सीटी है, मेढक है, सांप है, चमगादड़ है, हाइड्रा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं तो ये पूरा जो है जगत प्लांटी के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। और ये हमारा आज के RH वेक्टर द्वारा जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था उसके आधार पर इस 5 जगतों का लक्षण आपको बताया गया इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम पुनः इस पर फिर से चर्चा करेंगे। इनके आगे के जो बातें हैं उनको पुनः फिर से इस वीडियो में डाला जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।